हमारे पास एक होता है बैकएंड। बैकएंड का क्या सीन है, बैकएंड का ये है कि हमारा जो सारी जितनी फंक्शन लॉजिक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, हमारा डेटा कहाँ से आना है, और ज़्यादातर तो हमारा मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारा डेटा सर्वर से आ रहा होता है, और उसको जितना भी मतलब डेटा गेट होगा, स्टोर होगा, कोई भी आके साइनअप वगैरह करेगा, सबका डेटा जाके उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल CMS होता है। और दूसरा फिर हेडलेस को देख लेते हैं। हेडलेस CMS हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ सर हादी है अभी। अच्छा, सर हादी को अपनी एक ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बनवानी है, तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले इनको ना प्रोग्रामिंग की ना लॉजिक, इनको ना प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है कि कैसे होती है कोडिंग वगैरह। तो इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, चाह रहे हैं अपनी ई-कॉमर्स वाली जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स इनकी अपलोड कर दें। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इनको जो नॉलेज ही नहीं है इसकी प्रोग्रामिंग की, और इनको सारा अपना बैकएंड सारा जो सब उससे हेडलेस CMS से लेना है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेवलपर को इनको हायर करना पड़ेगा जो कि बैठ के इनकी प्रोडक्ट्स अपलोड करेगा। वो मतलब जब भी उसको अपलोड करनी होगी, अपडेट करनी होगी, वो उसको अपलोड करेगा, और इसमें इनकी अच्छी खासी कॉस्टिंग आएगी। और दूसरा फिर उसको ना डेवलपर को फुल टाइम पे करना पड़ेगा, तो इससे इनको नुकसान है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास आया एक हेडलेस CMS। अच्छा, हेडलेस CMS क्या कहता है, हेडलेस CMS बोलता है जैसे ना लेट्स सी हमारे पास एक ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है। अब हम मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर मैं अपनी ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दूँ। अब वो मैं कैसे ऐड करूँगा, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ना हेडलेस CMS कोई सा भी मैं देख लूँगा जो मेरे को समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे हैं मार्केट के अंदर ना, तो मैं उसमें से एक देख लूँगा जो मेरे को समझ में आ रहा है, और उसके अंदर मैं अपनी जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं उस पर अपलोड कर दूँगा। तो वो करेगा क्या, वो सिंपल सा मुझे एक API का लिंक दे देगा, और वो API का लिंक मैं अपने लोकल सिस्टम पर जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने पास फ्रंट एंड बनाया हुआ है तो अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दूंगा, लिंक करा दूंगा उसको। तो हमारे पास वो API से आ जाएंगी। मतलब जब भी ना मेरे को अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी होगी तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दूंगा और मेरी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास हेडलेस CMS। तो अच्छा, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादातर केसेस में ना, अब मतलब ना ये हमें ना देता है बना के API। अब लास्ट कुछ क्लासेस में हमने APIs पढ़ी थी। APIs हमारे पास कौन कौन सी थी, काफ़ी सारी थी। अगर हम देखें तो मतलब फंक्शन लॉजिक वगैरह काम होगा। तो जो हमारी जो API है ना, तो हम उसको API के ऊपर मैप चला देते हैं सिंपल सा, और उसको भी हमारा मतलब UL बनाते हैं, उसके अंदर LI वगैरह बनाते हैं और कार्ड वगैरह बनाते हैं। कार्ड में डेटा शो कराना होता है, कार्ड के अंदर इमेज है तो उसको अपना जो भी उसका API का नाम रखा हुआ हमने, मतलब जो उसका जिसमें API स्टोरेज जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आगे डॉट लिख के, अगर फॉर एग्जांपल इमेज चाहिए तो इमेज लिख देंगे, उसकी इमेज आ जाएगी। टाइटल चाहिए तो टाइटल लिख देंगे, और ऐसी उसकी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो वो इस तरीके से यूज़ होता है। उसके अलावा हम लोगों ने अपनी APIs भी बनाना सीखी थी कुछ प्रीवियस क्लास के अंदर, जिसमें कुछ आई थिंक 3 मंथ्स हो गए, 2 या 3 मंथ्स पहले सर अमीन आए थे, जिसमें सर हमजा ने और सर अमीन ने काफ़ी सारी APIs को बनाने के सिखाया था, मतलब कैसे APIs वगैरह बनती हैं हमारे पास। उसके अंदर हमने पोस्ट की API बनाई थी और गेट की API बनाई थी, तो APIs वगैरह तो बना ली थी। अच्छा, अब जो हमारा जो ई-कॉमर्स की जो हमारा हेडलेस CMS जो होता है ना, जिसके अंदर हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, वो हमारे को सिंपल सा ना एक ना लिंक बना के दे देता है हमारी ना प्रोडक्ट्स का, मतलब हमारी API बना के दे देता है वो, और वो API को हम फ्रंट एंड पे यूज़ कर लेते हैं अपने पास। तो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड मतलब दोनों बन जाते हैं इससे ना। फॉर एग्जांपल डेटाबेस हो गया हमारे पास, MongoDB हो गया और मंगोस हो गया, ये हमारे पास ऑलरेडी है जो टाइपस्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहे तो हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपनी ना कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मेरे को अपनी ब्लॉग दिखानी है, मतलब ब्लॉग टाइप की एप्लीकेशन है जिसमें कंटेंट रखना है। अब उसके अंदर मैं सिर्फ कंटेंट रखने के लिए मैं सारा डेटाबेस सेटअप करूँ, वो सारी चीज़ें सेटअप करूँ, तो इसमें तो बहुत टाइम हो जाता है, मतलब ना बहुत पेनफुल है अगर आप लोग करोगे ना इसको। तो पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना, फिर क्लस्टर को करना, फिर एड्रेस, और फिर सारी चीज़ देना, मतलब ना आपको काफ़ी लंबा काम हो जाता है। सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव करना, और फिर पासवर्ड कॉपी करना, फिर जाके लगाना, फिर वापसी करना, फिर एरर आ जाएगा। तो सारी चीज़ें काफ़ी पेनफुल होती हैं। तो हमारा को सेनेटिक क्या कहता है, सेनेटिक कहता है कि सिंपल सा आप ना अपना सेनेटिक कहता है सिंपल सा आप अपना ना फ्रंट एंड बना लो, बैक एंड मैं दे दूँगा, बस आप मेरी API यूज़ कर लो और आप अपना फ्रंट एंड आप उसको मैनेज कर लो। तो देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़रा जूम तो कर दीजिए।
जी नेट जैसे प्लेन पे कर लेंगे। अच्छा ये वो कर रहे हैं। Zoom कर लें। हाँ सही है। ये तो वही सैनिटी CLI। देखना है CLI पे कमांड लाइन पे ही हमारे पास किस तरीके से स्टोर हो, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। सबसे पहले तो ना हम लोग कमांड लाइन पे आए, सैनिटी की जो हमारे पास कमांड लाइन है इसके ऊपर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इंस्टॉलिंग द CLI ग्लोबली। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ग्लोबली। तो पहले मैकेस का हमारा प्रोजेक्ट बन गया, इसको कर लेते हैं। मिलेगा इससे इंस्टॉल होगा, वरना NPM का पैकेज भी उसको यूज़ करेंगे। तो पहली कमांड ये हमारे पास NPM इंस्टॉल माइनस ग्लोबल सैनिटी। ज़ोर से बोल दें यार। तो वो कमांड चलाने के बाद हमारे को सैनिटी की जो कमांड थी वो कमांड चलाने के बाद ये वाली कमांड थी हमारी। ये कमांड आपको रन करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपको गेटिंग स्टार्टेड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पूछेगा क्रिएट प्रोजेक्ट का बताया, तो यहाँ से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट का कुछ भी नेम रख सकते हैं। हमारा नाम से हमारा हो गया, प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा दोबारा से ये पहली वाली हमारा कमांड रन करनी है। पहली वाली कमांड रन करने के बाद आपको यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाना है। ये जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपल से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेगा और फिर हमारे से प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। प्रोजेक्ट का नाम बता दें इसको। अभी मेरे इसमें मैंने उसको दिया बता दिया था और मेरा उसने बना दिया है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इसको तो ये जब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, वापस दिखा देता हूँ, ये मेरा बन गया था। आप वहाँ पे कमांड लिख के बस अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा वहाँ पे। तो मेरा तो बन गया था, तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे को पहली वाली कमांड दे रहा है सैनिटी क्रिएट। ये वाली जो हमारी कमांड है NPM क्रिएट सैनिटी स्पेस हाइफन स्पेस हाइफन प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम है आगे डेटा सेट है प्रोडक्शन का। तो इसको देख लेते हैं, कमांड को देख लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया है। अब करना क्या है कि मैंने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट ने एक फोल्डर में रखा था जब मैंने बनाया था। npx create next ऐप की कमांड चलाई थी, उसके बाद मैंने आगे फोल्डर पर नाम दे दिया था। अब ये मेरा फोल्डर बन गया और मेरी जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट की वो मेरे फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो मैं पहले अपने फोल्डर में चले जाता हूँ, CD करूँगा। CD क्या है, चेंज डायरेक्टरी हमारे पास लिनक्स की कमांड है और CD करके मैंने अपने फोल्डर का नाम दे दिया और मैं इसमें आया। तो कोड स्पेस डॉट करके अभी तो कमांड वगैरह चलानी है तो उसको देख लेते हैं। तो कमांड क्या आती है NPM इंस्टॉल माइनस ग्लोबल सैनिटी। ये वाली जो हमारी कमांड थी ये मैंने अपने पास फाइल नहीं ली, तो मैं सिंपल से कमांड करूँगा। तो ये कमांड मेरे पास ग्लोबली सैनिटी को स्टोर कर देगी मेरे सिस्टम के अंदर। उसके देना पड़ेगा सर्च फॉर नेम और ईमेल और दूसरा उसको यहाँ से ऐड मेंबर पे क्लिक करके ऐड हो जाएगा। स्टूडियो को देख लेते हैं। स्टूडियो में क्या है हमारे पास। स्टूडियो में हमारे पास स्टूडियो कस्टमाइज एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग एंड एडिटिंग कंटेंट। प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल स्टूडियो कॉन्फ़िगर फॉर डिफरेंट पर्पस एंड एनवायरनमेंट्स। तो उसको देख लेते हैं। स्टूडियो को भी देख लेंगे जब हमारे पास स्टोर हो जाएगा कि हम स्टूडियो पे स्विच करके देख लेंगे। हमारे पास स्टूडियो का एक फोल्डर बना देता है सैनिटी, उस फोल्डर को देख लेंगे। अच्छा डेटा सेट क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन का है। जो प्रोडक्शन में डेटा बेस होते हैं सारा जो डेटा वगैरह स्टोर होता है
यहाँ पे ये आपकी एक्टिविटी बता देगा कि एक्टिविटी क्या थी, आपने कब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और उसके अंदर इसके अंदर ये कमांड को कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में चला देते हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब ये हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ना जब ये कमांड फायर करते हैं ना, तो सबसे पहले करता क्या है, ये ना आपसे ना बोलता है कि लॉगिन करो। लॉगिन किससे करोगे? ईमेल से करोगे, वरना अपने गूगल अकाउंट से करोगे। और गिटहब का 3 चीज़ों का ऑप्शन देता है, जैसे भी आपको लॉगिन करना है उसको कर लें लॉगिन। मैंने गूगल से करा हुआ है, तो मेरा ये यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, यू आर लॉगिन मोहम्मद तैमूर, और आपके गूगल का जो ईमेल है वो आपको बता दें इसमें। और ये would you like to add configuration files for a Synity project in this? ठीक है। अच्छा, ये हमारा Synity से भी लॉग आउट हो गया इसको। इसके लिए वो मांगेगा कि बोलेगा कि आप पहले लॉगिन करो, अपना साइनअप करो, उसके बाद आगे। तो वो साइनअप वाला प्रोसेस देख लेते हैं। वो सिंपल सी Synity लॉग आउट की कमांड चलाई थी मैंने, और जो मैं पहले से लॉगिन था उसने मेरे जो मतलब मेरे पहले से टोकन स्टोर होगा उसके पास एक उस डेटाबेस में, जिसको बता रहा होगा कि मतलब ये यूज़र्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसने वो टोकन डिलीट कर दिया अभी। और मेरे को दोबारा से मैं अगर कमांड चलाता हूँ तो ये मेरे से सारी चीज़ें पूछेगा। यहाँ पर आ गया ऑप्शन नो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल फॉर इन योर Synity कंफिग। सही है। तो ये मेरे से पूछे प्लीज़ लॉग इन और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईमेल से करना है तो मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद गिटहब का जो गिटहब से करना चाहे गिटहब से कर लूँगा। अभी मेरे केस में गूगल से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को गूगल पे ले जाएगा, मेरे से पूछेगा कौन सा मतलब जो आपका जिस अकाउंट से आप मेन अभी लॉग इन हो, आप इसमें कौन सा करना चाह रहे हो। तो ये वाला सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी मेरे से पूछा है would you like to add configuration files for a Synity project in this Next.js product। तो मैं इसको बोलूँगा यस, यहाँ पे यस कर देंगे। अच्छा, ये पूछा है it looks like you are using Next.js 15 in your product, तो यहाँ पे यस कर देंगे इसको। और इस पूछेगा कि मतलब would you like to एम्बेडेड Synity स्टूडियो, तो हमें Synity स्टूडियो चाहिए, तो हम यहाँ पे भी यस ही करेंगे। इसलिए इससे पहले पूछना था डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, तो टाइपस्क्रिप्ट पे भी यस कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे Synity का स्टूडियो को पूछा कि स्टूडियो यूज़ करना आप लोग, तो स्टूडियो पे भी यस कर देते हैं। अच्छा, स्टूडियो का राउट का लोकेशन ये बोल रहा है कि आपके ऐप के फोल्डर के बाहर, ये मतलब ऐप के फोल्डर के अंदर इस तरीके से आएगी लोकेशन /स्टूडियो, तो इसको भी इंटर कर देते हैं। ये बोल रहा है बिलॉग स्कीमा चाहिए, क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा टाइप्स, तो क्लीन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसको बाई डिफॉल्ट जैसे सीधा देते हैं। अच्छा, ENB की फाइल पूछे, env.local। env.local की फाइल में क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स रखे होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जो मतलब बता रहे थे जो हमारी सीक्रेट होता है ना Synity का, मतलब कुछ ना कीज होती हैं, उनको उसने रखा होता है env.local। इसको हम गिटहब पे भी पुश नहीं करते अपनी ना, तो जब डेटाबेस वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो वो भी ना हमारे को env लोकल की फाइल बना के देता है, जिसमें हमारे सारे MongoDB का हमारा जो डेटाबेस है उसका पासवर्ड वगैरह और सारी उसकी कीज होती हैं, तो ये शेयर नहीं की जाती, इसीलिए इसको गिटहब पे पुश नहीं करते, तो इसको भी यस कर देते हैं। अच्छा, अभी हम बैकएंड सेटअप करेंगे, तो जाते हैं तो मैं तो इसकी अगर सेटअप कराओ तो उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में। ये हमसे बोलता है कि इसको इंस्टॉल कर लो, और हमारी इसको कोड करना पड़ेगा। ये npm का एक्टिवेट ऑफिसर डॉक्स के ऊपर यहाँ पे ये कमांड है, सिंपल से चला दें। लेकिन वो अपने केस में वो खुद ही देगा वो हमारा कमांड, वो डायरेक्ट पूछेगा हमसे, और हम वेबसाइट पे आके देगा अगर हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका with no predefined
स्कीमा अच्छा जूम सही है, जूम में किसी को इशू तो नहीं है? करने जूम करने लोग स्कीमा देखना, आप लोग स्कीमा के साथ जाएंगे या कहीं प्रोजेक्ट रखेंगे तो इसको थोड़ा सा बस सही है हमारा। ठीक है, अभी सब क्लियर है, समझ में आ रहा है, सही है। और यहाँ पे पूछ रहा है सैनिटी env.ps ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो हमने कमांड चलाई थी, वो बन गई होगी, अब उसको यस ही कर देते हैं, देखते हैं अब एरर आएंगे, एरर भी थोड़े देख लेंगे। ऑलरेडी बना हुआ था दोबारा होता है, सही ऑलरेडी अब मेरा उसमें मुझे लगा जैसे मैंने उसका बताया था, जब मैंने फर्स्ट अपना रिकॉर्ड नहीं किया और रिपोजिटरी में, और आप अपनी फाइल्स ऐड कर दो कंट्रोल ऐड तो आपकी सारी फाइल्स ऐड हो जाएगी। और उसको अच्छा, आप लोगों से ये सारी चीज़ें नहीं पूछ रहे, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, क्योंकि ये तो अभी हम लोगों ने लास्ट कमांड चलाई थी लैपटॉप ऑफ होने से पहले, तो वो ऑलरेडी बन गई होगी वो, बट कुछ होता सिर्फ जो है वो फ्रंट एंड जिस पे बैक एंड बना हुआ होता है वही फ्रंट एंड भी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो स्टाइलिंग उसमें कम पॉसिबल होती है। हेडलेस CMS में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम अपनी मर्जी से फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, और सैनिटी को यूज़ करने की वजह यही है कि सैनिटी API जो है API हमें प्रोवाइड करता है। API इसका फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर अपना फ्रंट एंड बना सकते हैं। इसमें Vue.js है, Angular है, Next.js है, React है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अनलॉक हो जाती हैं, और इससे हमारी जो है वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो जाती है और स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है जहाँ पे यूजर आके हमसे इंटरेक्ट करता है, सही है। दूसरा बैक एंड क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारा सारा डेटाबेस होता है, हमारी फंक्शनल लॉजिक होती है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारा जो ज़्यादातर डेटा वगैरह आ रहा होता है वो सर्वर से आ रहा होता है। ये हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद ट्रेडिशनल CMS में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लाइक वर्डप्रेस आ जाता है, शॉपिफाई आ जाता है, और भी बहुत सारे काफ़ी सारे CMS हैं, ये हमारे पास उसके अंदर आते हैं, ट्रेडिशनल में CMS में आते हैं। और ये हमारे को ना बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पास हेडलेस CMS है ना, अच्छा वो हमें ना दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिशनल CMS। तो इसमें इशू ये था कि अगर हमारे को ना वेब का वर्जन चाहिए था, वेबसाइट का वर्जन चाहिए था, ट्रेडिशनल CMS में देखेंगे तो हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों प्रोवाइड करता था। लेकिन वही चीज़ अगर हमें ना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करनी है, स्मार्ट वॉचेस के लिए यूज़ करनी है, तो वहाँ पर वो मतलब डेवलपर के लिए ना मसला बन जाता था, क्योंकि फिर उसको ना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी सारी कोडिंग करनी पड़ती थी और स्मार्ट वॉचेस के लिए भी सारी कोडिंग करनी पड़ती थी, मतलब कंप्लीट कोडिंग करनी पड़ती थी, उससे वेब का वर्जन हमें दे देता था। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास हेडलेस CMS आया, जिसने ना मतलब जो हमारा सिर्फ जस्ट बैक एंड प्रोवाइड करता है, और फ्रंट एंड वो कहता है कि आप बना लो, अब फ्रंट एंड आप अपना डिज़ाइन कर लो कुछ भी, और उसको ना वो एक API देता है, आप उसको अपने बैक एंड से कनेक्ट कर लो, और वो आपको बैक एंड के लिए एक API देता है, आप उसको से कनेक्ट कर लो। तो ये हमारे पास होता है फ्रंट एंड और बैक एंड, मतलब हेडलेस CMS और ट्रेडिशनल CMS। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने अपने एक Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और वो तो सबको बेसिक आता है, Next 15 पे कर लिया था हमने। और उसके बाद सैनिटी कमांड चलाई थी। सैनिटी कमांड क्या थी हमारी, ये वाली कमांड थी। मैं ना आपको थोड़ा सा पीछे चले आता हूँ ना लेके। अभी हेडलेस CMS को छोड़ दें, हमारी एक वेबसाइट बनती है, मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। ई-कॉमर्स वेबसाइट के हमारे पास तीन चीजें जरूरी होती हैं, एक फ्रंट एंड, सही है, एक बैक एंड होता है और एक डेटाबेस होता है, सही है। ऐसा ही है, हर एप्लीकेशन के तीन टीयर्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है और एक डेटाबेस होता है। ऐसा ही अभी तक हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब लेट्स सी, मैंने एक दराज टाइप की एप्लीकेशन बनानी है, मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, मैं जाता हूँ तैमूर के पास। मैं तैमूर के पास चला गया, तैमूर के पास जाने के बाद मैंने बोला यार तैमूर मुझे ना एक दराज टाइप की ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है। तैमूर ने बोला बन जाएगी भाई, उसकी मसले की बात ही नहीं है, इसमें क्या मसले की बात है। तैमूर ने मुझे एक ई-कॉमर्स टाइप की एप्लीकेशन बना के दे दी। उसने ये 3 tier आर्किटेक्चर रखा, जिसमें उसका फ्रंट एंड आ गया, फ्रंट एंड पे उसने कोई भी लेट्स सी अभी उसने Next.js को यूज कर लिया, बैक एंड के ऊपर उसने Next.js के बैक एंड को यूज कर लिया, डेटाबेस में लेट्स सी अभी उसने MongoDB को यूज कर लिया, सही है। हमारी एप्लीकेशन बनकर आ गई। तैमूर ने बोला भाई आपकी एप्लीकेशन आ गई है, हमजा भाई ये ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, आप इसको यूज करें।
मैंने बोला चलो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई। अभी मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल एम्प्टी है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने बोला यार मुझे तैमूर प्रोडक्ट अपलोड करने हैं। अब मैं प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए फिर मैं तैमूर के पास गया, क्योंकि मुझे तो प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है। तैमूर के पास गया, मैंने तैमूर को एक एक्सेल की लंबी चौड़ी सी शीट दे दी। अब तैमूर क्या कर रहा है, तैमूर खुद से बैठ के एक एक प्रोडक्ट को जाके अपलोड कर रहा है। और क्या हो रहा है, वो जैसे प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं मेरी एप्लीकेशन के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो गए वो सारे के सारे प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है? सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि मेरे पास एक मसला आ गया। मतलब मैं तो एक नॉन टेक्निकल बंदा हूँ और तैमूर जो एक टेक्निकल डेवलपर है वो जाके कोडिंग के थ्रू हमारी एक्सेल शीट से सारे के सारे प्रोडक्ट उठा के वो अपलोड करता चला जा रहा है। अब क्या हुआ, लेट्स सी मेरी शीट कंप्लीट हो गई। शीट कंप्लीट होने के बाद मेरी एप्लीकेशन पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गए। सही है भाई। अब क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके अब मेरे पास एक वॉच आ रही है, वॉच के मेरे पास जो है ना एक प्रोडक्ट शो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉच के ऊपर जाने पे मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है ना, टाइटल का नाम चेंज हो जाए। हो सकता है रोलेक्स की घड़ी है, मैं उसको टिसॉट की घड़ी कर दूँ, मैं बोल दूँ उसका नाम चेंज कर दो। अब फिर क्या हुआ, फिर मेरे पास एक मसला आ गया। अब मैं तैमूर के पास भाग रहा हूँ जाके, यार तैमूर मेरा जो है ना इस वॉच का जाके ना नाम चेंज कर दो। फिर तैमूर ने बैठा, फिर तैमूर ने जाके फिर अपने पास से प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका नाम चेंज करा, डेटाबेस के अंदर अपडेट करा, फिर मेरे पास आ गया। इसी तरीके से मुझे कुछ और पिक्चर्स अपलोड करनी है फिर उसकी लेट्स सी वॉच की, फिर मैं तैमूर के पास जा रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, तैमूर और मेरी डिपेंडेंसी बढ़ ली है। यानी मैंने तैमूर को एक परमानेंट तौर पे हायर कर लिया कि तैमूर मेरे प्रोडक्ट को बार बार अपलोड पे अपलोड करे जा रहा है, बार बार चेंजेस करे आ रहा है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे पास मार्केट के अंदर क्या आया, ये आपका कहलाता है, ये आपका ट्रेडिशनल सीएमएस कहलाता है। यानी मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है। एक बंदा क्या कर रहा है, वो इन तमाम चीज़ों को खुद से मैनुअली जाके यानी डेवलपर जाके अपडेट कर रहा है। यहाँ तक ट्रेडिशनल का समझ आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास मार्केट के अंदर एक नई टर्म लॉन्च होती है, हेडलेस। अब ये सर हेडलेस क्या है? हेडलेस के अंदर क्या होता है, मैंने तैमूर ने बोला ठीक है भाई आपकी एप्लीकेशन जो है ना मतलब भाई ऐसी बनेगी 3 टियर आर्किटेक्चर के ऊपर, आपका फ्रंट एंड होगा, आपका बैक एंड होगा, आपका डेटाबेस होगा। लेकिन इसके अंदर ना मैं आपको एक एडिशनल चीज करके दूंगा, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट वाली झंझट है ना, वो प्रोडक्ट वाली झंझट आए ना। अब वो क्या है, तैमूर ने मुझे सैनिटी कनेक्ट करके दे दिया। अभी मैं बाकी हेडलेस सीएमएस पे भी आता हूँ। अब ये क्या है, सैनिटी क्या है? अब मैं जो बार बार जाके तैमूर के पास प्रोडक्ट की डिटेल दे रहा हूँ, मैं अब तैमूर ने मुझे एक डैशबोर्ड दे दिया जो बना बनाया ऑलरेडी एक आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ है जिसका नाम है सैनिटी। तैमूर ने बोला हमजा भाई आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है ना, आप एक्सेल की शीट उठाओ, ये जो आपको मैंने एक डैशबोर्ड दे दिया जो हम अभी आगे देखेंगे, इस पे जाके आप सारे के सारे प्रोडक्ट डालो। सही है, ये प्रोडक्ट खुद ब खुद ही अपलोड हो जाएंगे। आपको किसी का डिस्क्रिप्शन डालना है, आप यहाँ पे जाके किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज करो, डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली वो तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इससे क्या हो गया, मेरे ऊपर जो तैमूर की डिपेंडेंसी थी, तैमूर की डिपेंडेंसी मेरे पे थी, वो कंप्लीट हो गई। इस चीज़ को हम कहते हैं हेडलेस सीएमएस। इसने क्या करा, आके एक डेवलपर की और एक जो एक नॉन टेक्निकल बंदा है उसकी उसने डिपेंडेंसी खत्म कर दी। यानी एक नॉन टेक्निकल बंदे को एक उसने पूरा का पूरा एक व्यू दे दिया कि तुम सिर्फ यहाँ पे आके इस चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपनी चीज़ों को अपलोड करो, यहाँ पे आके अपना टाइटल डालो, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डालो, तुम्हारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। यहाँ तक हेडलेस का सबको क्लियर हो गया? हेडलेस सीएमएस हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए है। आपको कुछ सवाल पूछा है? नहीं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए नहीं है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है। अब एक लेट्स सी मेरे पास एक पूरी की पूरी वेबसाइट चल रही है। वेबसाइट के ऊपर अब क्या होता है, रोजमर्रा के ऊपर अगर आपको एक आपकी कंपनी चलती है ना तो उसके ब्लॉग अपडेट होते हैं। अब ब्लॉग क्या होते हैं, लेट्स सी मैंने आज कोई नई चीज़ पढ़ी, मैंने पढ़ा एआई से रिलेटेड, एआई एजेंटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लिया। अब एआई एजेंटिक्स से रिलेटेड मैंने बोला यार ये डॉक्यूमेंट ना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं काम करता हूँ, मैं इसको जाके ना अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करूँ ताकि क्या हो कि दूसरा भी कोई इजीली इसको जाके जो मेरी वेबसाइट को देख रहा है पढ़ सके, या मेरी वेबसाइट को जिसने सब्सक्राइब करा हुआ है वो पढ़ सके। तो क्या होगा, इस तरीके से मेरे पास ब्लॉगिंग वेबसाइट बनती है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर भी हमारे पास सीएमएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम डेवलपर की डिपेंडेंसी को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। इसमें क्या होता है, वही हमें पूरा एक व्यू मिल जाता है। अब मैंने जैसे ही कोई एक वो पढ़ा
CMS मैंने बोला AI एनालिटिक्स से रिलेटेड मुझे डिस्क्रिप्शन मिल गया, इमेज मिल गई, मैंने वही कॉपी करी, वहाँ पे उसकी इमेज डाल दी, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहीं पे मैंने उसका टाइटल डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला अपडेट करा तो मेरा क्या होगा, वो सारा का सारा मैं अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर दूंगा CMS को। CMS क्या होगा, वो पूरे और पूरा आपको ब्लॉग लिख के दे देगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यानी हमारे CMS के क्या क्या फायदे हो गए। पहला फायदा ये हो गया कि हम उससे ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो आपका माइलस्टोन का प्रोजेक्ट भी आएगा, सही है। दूसरा हमने देख लिया ये ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए यूज हो सकता है। अब तीसरी चीज, कोई और चीज के लिए यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों ने न्यूज की वेबसाइट देखी है, न्यूज वेबसाइट देखी है, एक्सप्रेस को, ट्रिब्यून को, BBC वगैरह को आप लोगों ने कभी विजिट करोगे तो उसके ऊपर क्या होता है, हेडलाइंस चेंज हो रही होती हैं। अब डेवलपर्स बैठ के खुद से तो हेडलाइन नहीं लिखेगा ना बैठ के, वो क्या करेगा, वो एक हेडलेस CMS इसी तरीके का इंट्रोड्यूस करा देगा। अब जो भी बंदा होगा, जो कंटेंट राइटर होगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे जाके टाइटल लिख देगा, उसका कंटेंट लिख देगा, हर टाइम के बाद वो चीज़ें अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से आप देखते हो कि हर 1 घंटे के बाद क्या होता है, न्यूज़ की एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास अप टू डेटेड न्यूज़ आ रही होती है। यहाँ तक ट्रेडिशनल और हेडलेस CMS का बात क्लियर हो गया, सबको क्लियर है भाई, यही पढ़ाया था अभी तक। और दूसरा हमारे पास इम्पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है फ्रॉम sanity.config वाली, जो हमने पूछा, जो उसमें हमारी फाइल बनाई थी sanity की वाली, यहाँ से इम्पोर्ट हो रही है हमारी लास्ट में फाइल्स बनी है sanity CLI.php, यहाँ से ये इम्पोर्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें एक उसमें हमारे को ENV की भी फाइल दी थी। ENV की फाइल के अंदर हमारी 2 चीज़ें रखी हुई हैं, एक है नेक्स्ट पब्लिक sanity प्रोजेक्ट ID। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ID की उसने हमारे की दी हुई है, और एक नेक्स्ट पब्लिक sanity डेटा सेट, एक इसकी की दी हुई है, इसका नाम है प्रोडक्शन। तो इसको देख लेते हैं, हमारे पास यूज़ कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हमें मिल जाएगी, आई थिंक ये रहा, ये हमारे पास आ रही है प्रोजेक्ट ID, देख रहे हैं, ये यहाँ से आ रही है, हमारी फाइल से आ रही है, तो ये हमारी प्रोजेक्ट ID, और इसके अंदर एक दो चीज़ें और होंगी, ये हमारा इसमें स्कीमा का प्लेलिंग लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर टूल स्ट्रक्चर, इसने पैरामीटर पास किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। और हमारी इस फाइल के अंदर हमारी जो उसने 2 API की कीज़ बनाई थी, जो ENV में रखी हुई है, उसको हमने सिंपल से यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया इस फाइल में। इस ENV में बनाया उसको, env.local में हमारी 2 की बनी हुई है, एक है नेक्स्ट पब्लिक sanity प्रोजेक्ट ID और दूसरी नेक्स्ट पब्लिक डेटा सेट। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो रही है यहाँ पर sanity CLI से, इस वाली जो हमारी फाइल है sanity CLI.ps यहाँ से इंपोर्ट हो रही है, और यहाँ पे यूज है, एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं इसको, कौन सा प्रोजेक्ट ID या हमारा वेरिएबल है, और दूसरा डेटा सेट का वेरिएबल, और इसको हमें ये यहाँ पर मिल जाएगी इस फाइल में, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है API डेटा सेट प्रोजेक्ट ID। ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, sanity CLI से आ रही है, और sanity config में इंपोर्ट हो रही है। अच्छा, तो इसको रन करके देखिए। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने एक फोल्डर स्ट्रक्चर देखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। हमारे पास वही सोर्स की डायरेक्टरी है जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हमारी एक ऐप की डायरेक्टरी है। अच्छा, उसके अंदर ऐप के अंदर उसने एक फोल्डर बनाया हुआ है स्टूडियो का, सही, स्टूडियो का जो हमारा राउट लाता है, उसके अंदर एक बनाया हुआ डायनेमिक राउट, जो इसका नाम कुछ आ रहा है, टूल करके नाम आ रहा है इसका ना। तो एक ये है हमारे पास, और इसके अंदर page.tsx है। यार जूम तो करें। What is going on? अभी आप लोगों ने कहाँ तक किया हुआ है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, क्यों नहीं किया? प्रोजेक्ट क्रिएट करें जल्दी से, फटाफट, हम लोग साथ साथ करेंगे, ताकि ये है कि अच्छा, शुरू से हमारी अप्रोच ये है कि हम लोग स्टूडेंट को इस तरीके से लेके चले कि स्टूडेंट जो है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर वो अपनी स्टडी खुद से करना चाहता है, 1 साल है, तो वो कर सके। तो हमारे पास ये, जब आप गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आते हो ना, तो हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, हमें सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन पे भी नहीं जाना, हमें कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, सैनिटी की जो आपने प्रोजेक्ट बनाई है, इसके अंदर आप आए गेटिंग स्टार्टेड के टैब पे, यहाँ पर से सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कमांड कॉपी की थी आप लोगों ने। ये सबसे पहला क्या स्टेप दे रहा है, क्रिएट अ न्यू स्टूडियो विद सैनिटी CLI। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से इसके ऊपर आना है और ये कमांड कॉपी करके
वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। आप लोगों का जो है वो लोकल के ऊपर उसकी सारी फाइल्स आ जाएंगी और वो आपस में कनेक्ट, मुझे यहाँ से दिख ही नहीं रहा अभी कुछ वो भी। बता देते हैं उसको, फिर वो उसके बेसिस के ऊपर चलता है। अब देखिए, मैं एक सैनिटी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने लोकल के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ क्या करूं? ऐड करता हूँ, कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, कोई ब्लॉग ऐड करता हूँ, और वो जाकर कहाँ से होना चाहिए, मेरे सैनिटी के अकाउंट के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके डेटा सेट के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ ना स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। क्या रिएक्ट के अंदर राउट ऐसे ही बनता है कि कोई ऐप डायरेक्टरी होती है उसके अंदर फाइल बनाओ राउट बन जाएगा? हमारे पास राउटिंग ऐसे ही होती है। रिएक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट.जेएस की बात नहीं कर रहा। देखिए, अच्छा मैं बता दूँ, रिएक्ट के अंदर राउटिंग ना हमारे पास ऐसे नहीं होती कि हम जैसे अभी नेक्स्ट.जेएस में होता है ना, आपने ऐप डायरेक्टरी के अंदर गए, आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, पेज और TXT फाइल बनाई, एक राउट बन गया। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में ना आपको राउट बनाना पड़ता है, सब कुछ ना कॉन्फ़िगर करना पड़ता है खुद से कस्टम। कि राउट भी बताओगे आप, उसको कंपोनेंट भी बताओगे कि कौन सा कंपोनेंट है जो इस राउट पे दिखाना है आपको। क्लियर है कि जब ये बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है ना, तो इसके अंदर आते हैं इश्यूज, वो उसकी राउट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है आपके पास। तो नेक्स्ट.जेएस ने आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की कि भाई आप ऐप डायरेक्टरी में राउट बनाओ, फोल्डर बनाओ, मैं आपको राउट बना के दे दूंगा। तो ये चीज़ हमें किसने बताई? नेक्स्ट.जेएस ने, कि भाई आपको ये चीज़ फॉलो करनी है तो राउट बनेगा। मैं नेक्स्ट.जेएस से कुछ करवा रहा हूँ अपनी इजीनेस के लिए, तो नेक्स्ट.जेएस मुझे क्या कह रहा है उसके अगेंस्ट में कि भाई आप जो है ये चीज़ करो तो ही राउट बनेगा, अगर इससे हटोगे ना तो राउट नहीं बनेगा। तो सैनिटी भी हमें मेरा ईज करके दे रहा है कि भाई वो कह रहा है आप मुझे कि भाई आपके लिए आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसा आपको स्कीमा बना के दे दूंगा, मैं आपको वैसा फॉर्म बना के दे दूंगा, आप वैसा ही जैसा डेटा चाहते हो इंसर्ट करो। बट ये है कि उसके लिए उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप ये चीज़ बता दो तो ही मैं करके दूंगा, अदर देन दैट मैं आपको करके नहीं दूंगा। क्लियर है? सो उसके लिए हमें ना एक टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, एक स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे पास जब बैकएंड से डेटा आ रहा होता है तो भी हम टाइप बनाते हैं ना उसकी, जैसे हमने डेटा फैचिंग में देखा था। ऐसे ही जब हम यहाँ पर स्कीमा बता रहे हैं तो एक टाइप बता रहे हैं कि भाई मैं इस तरह का डेटा आपको दूंगा, उसकी ये टाइप होगी। एक मिसाल है, मैं आपको इमेज के लिए भी आप रेडी रहो, मैं आपको टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, मैं आपको हर फॉर्म के अंदर डेटा दे सकता हूँ, मैं इवन के आपको मार्क डाउन कोड भी दे सकता हूँ, कोई HTML का कोड भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी टाइप जो है सैनिटी सपोर्ट करता है, इसलिए हम सैनिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? नो डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्लीन प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच हम बनाना सीखेंगे कि स्कीमा कैसे बनता है। बाकी आपके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे कि भाई आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए तो बना बनाया स्कीमा आपको दे देगा कि आपको थोड़ी सी उसके अंदर एडिटिंग करनी है और आप गुड टू गो हो और आपका स्कीमा रेडी है। ई-कॉमर्स स्कीमा बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ 4 चीजें बतानी है पूरा ओवरऑल स्कीमा क्रिएट करने के लिए। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या बताना है? टाइटल बताना है, नेम बताना है, टाइप बतानी है और फील्ड्स बतानी है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास टाइटल क्या होता है। टाइटल हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि जब आप अपने स्कीमा के डैशबोर्ड के ऊपर देखेंगे ना, तो वो आपको जो व्यू पे नजर आ रही होगी ना, टाइटल हमेशा वो वाली चीज होती है। दूसरा क्या होता है? नेम। नेम हमारे पास वो वाली वैल्यू होती है जो कि सैनिटी जिसको ट्रैक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को, स्कीमास को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। थर्ड चीज क्या हो गई हमारे पास? टाइप। अब टाइप के अंदर हम ये चीज बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है ना, अभी जैसे हम जिस तरीके से इसकी टाइप बता रहे हैं ना स्कीमा की, उसी तरीके से सेम फॉर्मेट के ऊपर हम टाइप बता रहे होते हैं फील्ड की। तो हम इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कराते हैं कि हम बता देते हैं कि टाइप डॉक्यूमेंट। जब हम वहाँ पे टाइप डॉक्यूमेंट डिफाइन कर देते हैं तो सैनिटी को ही पता लग जाता है कि ये जो स्कीमा डिफाइन हो रहा है ये फील्ड का स्कीमा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट का स्कीमा है। क्लियर है? यहाँ तक हमने कितनी चीजें डिस्कस की? पहली सबसे क्या थी? टाइटल। टाइटल सबसे पहले बताया ना मैंने। तो टाइटल हमारे पास किस चीज के लिए यूज हो रहा होता है? जो चीज हमें यूआई में देखनी है वो वैल्यू टाइटल के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। क्लियर है? नेम किस लिए यूज होता है? किस चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए? सैनिटी यूज करता है नेम को
आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास कौन सा स्कीमा ये है। समझ में आया? मैंने बनाया भाई पोस्ट का स्कीमा बनाया, मैंने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स का स्कीमा बनाया, मैंने एक मिसाल है वहाँ पर और भी स्कीमास बनाए, मैंने क्या नाम है एक मिसाल है मेरे होम पेज के ऊपर जो डेटा था ना उसका स्कीमा बनाया। अब जब मैंने इतने सारे स्कीमा बना दिए, अब एक मिसाल है, अब छोटी सी एप्लीकेशन तो नहीं है मेरी, उसके अंदर ना 80 स्कीमा लिखे हुए। अब आपको पता कैसे लगेगा कौन सा स्कीमा है? ये भी तो चीज है ना। तो सैनिटी को भी तो पता हो कि कौन सा स्कीमा आपने बनाया है, तो उस चीज के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा नेम यूज होता है। तीसरी चीज है टाइप। टाइप हमारे पास होती है सैनिटी के स्कीमा की डॉक्यूमेंट। और फोर्थ चीज है फील्ड्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम ना इसको बनाकर देखते हैं कि भाई हमारे पास कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई एक पोस्ट का स्कीमा बनाते हैं। पोस्ट टाइप डॉट टीएस के नेम से मैंने एक फाइल बनाई, यहाँ पे ये फाइल मेरी बन गई। अच्छा, अगर कोई पढ़ के आया है तो वो थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। कौन सी हेल्प? कोई पढ़ के आया है, स्कीमा आता है किसी को? कितने लोगों को आता है? हैंड रेज करें। 2 बंदे कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कॉस्ट पोस्ट टाइप इक्वल्स टू। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अपना स्कीमा लिखना है, स्टार्ट करना है। स्कीमा हमने जैसे देखा था कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम स्कीमा को जो डिफाइन करते हैं ना वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे ताकि हम इसको कहीं पे ताकि सैनिटी को भी पता लग जाए ना कि भाई ये ऐसा कोई स्कीमा आ गया है। आप जैसे अपने जो पेज और TSX के अंदर से अगर अपने कंपोनेंट को जब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो हमारे पास क्या इशू आ रहा था, उसको राउट ही नहीं मिलता था, उसको कंपोनेंट ही नहीं मिलता था। नेक्स्ट.js को भी तो एक्सपोर्टेड चीज चाहिए ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट टाइप। सही बनाने के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना लिखना शुरू करता हूँ स्कीमा के, भाई स्कीमा क्या होता है। भाई टाइटल बताना है सबसे पहले, तो मैंने भाई टाइटल बताया और टाइटल के अंदर क्या बताना है, जो चीज मुझे यूआई के ऊपर दिखानी है ना वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये चीज पता नहीं लग रही कि क्या मैं ये चीज सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, क्या सही मेथड्स यूज कर VS कोड कर रहा होता है या टाइप स्क्रिप्ट कर रही होती है, टाइप स्क्रिप्ट कर रही होती है। तो अब हम जब स्कीमा लिख रहे हैं ना, तो अब स्कीमा के अंदर भी ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टाइटल स्मॉल टी के साथ है या कैपिटल टी के साथ है, या टाइटल है भी कि नहीं। तो अब टाइप इंटेलिजेंस कैसे आएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे पास जो है इंटेलिजेंस आए। तो सैनिटी ने हमारे पास दी है कि भाई आप ये फंक्शन कॉल करो और इसके अंदर अपना स्कीमा डिफाइन करो। आप जब इसके अंदर स्कीमा डिफाइन करेंगे तो सैनिटी कह रहे हैं कि भाई मैं आपको पूरी की पूरी जितनी भी टाइप इंटेलिजेंस है ना वो मैं आपको पूरी प्रोवाइड करूंगा। यहां तक क्लियर है? डिफाइन टाइप क्या करता है, किस चीज की इंटेलिजेंस देता है, हमारे पास स्कीमा बनाने के लिए जो जो फील्ड्स हमारे पास रिक्वायर्ड है उसकी इंटेलिजेंस देता है। आर्गुमेंट ऑफ टाइप एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप। आप देखें उसके अंदर वो सब कुछ बता रहा है, क्या टाइप बता रहे हैं यहाँ पे, देख रहे टाइप के अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, और जितनी भी चीजें स्कीमा डिफाइन करने के लिए ना वो पूरी इंटेलिजेंस मुझे मिल गई। अभी सबसे पहले हमने क्या चीज देखी थी, क्या डिफाइन करती है मुझे इसके अंदर, टाइटल। मैं लिखता हूं टाइटल, आ गया मेरे पास टाइटल। मैंने टाइटल को सिलेक्ट कर लिया, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि इसकी स्पेलिंग क्या है, कैपिटल केसिंग है, स्मॉल केसिंग है, कुछ नहीं देखना, सिंपल सा टाइटल लिखा, मुझे पूरी टाइप इंटेलिजेंस मिल गई। मैं चाहूँ तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से भी कर सकता हूँ।
बट हम लोग तो टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ फॉलो करते हुए सैनिटी का स्कीमा लिखेंगे। टाइटल में हम क्या लिखते हैं भाई, जैसे हमने पहले लिखा था पोस्ट, भाई एक चीज तो हमने कर दी डिफाइन। दूसरी चीज क्या थी, नेम है। आप देखें नेम की भी इंटेलिजेंस आ गई मेरे पास, मैंने एनए लिखा तो नेम मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मैं मुझे क्या करना है, इसके अंदर नेम प्रोवाइड करना है, तो नेम के अंदर में स्मॉल के अंदर मैंने बता दिया भाई ये एक पोस्ट है। उसके बाद क्या था, टाइप किस चीज की, स्कीमा की, तो मैंने यहाँ पे टाइप लिख दी। अब देखिएगा टाइप के अंदर क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड मैं कर सकता हूँ वो भी सारी उसने मुझे बता दी। देख रहे हैं कि ये एरे भी कर सकता हूँ मैं, ब्लॉक भी कर सकता हूँ। मेन जो फोकस था ना वो यही था मुझे टाइप इंटेलिजेंस यूज करने का, कि मुझे पता हो कि मैं सही चीज लिख रहा हूँ। ऐसे एंड में मुझे पता लग रहा हो कि मैंने स्कीमा गलत लिखा है और मैं पता लगे 2 घंटे डिबग करने में लग गए मेरे कि मैंने गलती कहाँ पे की है, मेरा स्कीमा क्यों नहीं चल रहा सही। तो अब हमें क्या चीज सिलेक्ट करनी है यहाँ पे टाइप के अंदर, क्योंकि ये स्कीमा है, स्कीमा की टाइप हमेशा हमारे पास कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट। बाकी की जो टाइप्स है ये हम देखेंगे कि ये टाइप्स हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। जो हमें जो डेटा हमें प्रोवाइड करना है ना, अब हमें वो डिफाइन करना है कि वो क्या होगा। क्लियर है, यहां तक पहुंच जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फील्ड्स भी मिल गई मुझे इंटेलिजेंस के थ्रू, ये भाई मैंने यहाँ बना दिया। अब इसकी टाइप तो मैंने डिफाइन कर दी, फील्ड की तो आ गई, इसके आगे आगे इसमें वैल्यू क्या जाएगी, इसके अंदर क्या जाएगा, एरे, एरे जाएगा ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास फील्ड्स जो होती है वो मल्टीपल होती है। सो हमारे पास मल्टीपल डेटा हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, एरे के अंदर। तो अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं ना, यहाँ पर हमने स्कीमा का स्ट्रक्चर अपना पूरा का पूरा डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब हम कहाँ क्या चीज डिफाइन करेंगे, फील्ड्स का स्ट्रक्चर। अब फील्ड्स के स्ट्रक्चर के लिए वही सेम तरीके से हमारे पास डिफाइन होगा कि मैं पहले टाइटल बताऊंगा, फिर नेम बताऊंगा, फिर उसकी टाइप बताऊंगा। फील्ड के लिए फील्ड तो बताना पड़ेगा नहीं मुझे, क्योंकि वो एक ऑलरेडी फील्ड है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या, वही सेम चीज कर रहे होंगे हम। अच्छा, ये अभी ना इन्फर कर रहा है, लेकिन यूजुअली इसके ऊपर आता नहीं है ये चीज। तो टाइप्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फील्ड्स की टाइप के लिए हमारे पास एक मेथड है, कौन सा, डिफाइन फील्ड। डिफाइन फील्ड का मैंने ये मेथड कॉल किया। अब इसके अंदर मैं सेम जो है ऑब्जेक्ट पास करूंगा और इसके अंदर अब मैं अपना ऑब्जेक्ट जो है लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले टाइटल दे दिया, पोस्ट का टाइटल क्या होगा, रिपीट कर दो यहाँ पे, चलो डिफाइन होती है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम सबसे पहले इसका टाइटल बताते हैं। टाइटल क्या होगा, एक मिसाल नेम रख लेते हैं टाइटल में, ठीक है। और नेम रखने के बाद मैंने क्या किया, इसके नेम के अंदर क्या बताऊं, अच्छा यहाँ पर हम टाइटल के अंदर करते हैं पोस्ट टाइटल, और यहाँ पर हम बता देते हैं स्मॉल में पोस्ट टाइटल। क्लियर है। अब थोड़ा सा ना सिनेरियो बेस्ड डेवलपमेंट हो रही है, हम ब्लॉग के लिए स्कीमा बना रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब क्या रह गई तीसरी चीज, टाइप रह गई, क्योंकि हमने टाइप तो अभी डिफाइन की ही नहीं। तो टाइप के अंदर हम यहाँ पर क्या, स्ट्रिंग के अंदर कौन सी टाइप आनी चाहिए, जी हो सकती है, और क्या हो सकती है, और बहुत सारी टाइप्स हैं। वो आप जब सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे। आपने स्ट्रिंग लिखा, अब हमने फाइल को अपनी सेव कर ली। अब हम जाकर देखते हैं सैनिटी के स्टूडियो के ऊपर क्या जो हमने ये स्कीमा बनाया था, क्या हमें वो वहाँ पे शो हो रहा है। सबसे मेन चीज तो यही है ना कि स्कीमा नजर भी तो आए। आते हैं पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तो मसला हो गया, स्कीमा तो नजर ही नहीं आ रहा। स्कीमा हमने बना भी दिया फिर भी नजर नहीं आ रहा, क्या मसला है।
देखिए मैंने अभी स्कीमा बनाया इतनी मेहनत करके, मैंने पूरा स्कीमा का स्ट्रक्चर बताया उसे, और मैंने क्या किया, फील्ड का भी स्ट्रक्चर उसको बताया कि भाई एक फील्ड मैंने बना दी कि मैं जाकर टेस्ट करूँ कि ये भाई ये दिख कैसा रहा है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। हम डेवलपमेंट करते हुए देखते रहते हैं ना कि भाई नैप बार बनाई, अब देख लो सही बनी भी कि नहीं बनी। पता लगा हम लिखते जा रहे हैं अपना, और बनानी थी हॉरिजॉन्टल, नैप बार लग रहा है आपकी वर्टिकल में। सैनिटी को नहीं पता, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सैनिटी को बताना पड़ेगा, अपने स्कीमा को सैनिटी के साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा कि भाई ये स्कीमा आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर दिखाओ मुझे, ठीक है। सो अभी हमने जो डिफाइन किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये जो index.ts की फाइल है ना, इसके अंदर ये क्या कह रहा है मुझे, स्कीमा और टाइप्स के अंदर ये एम्प्टी एरे यहाँ पर रखी हुई है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पोस्ट टाइप फ्रॉम ./पोस्ट टाइप। अब मैंने यहां से करके जैसे ये किया ना, मैंने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं नजर आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए वैसे, लग तो ये रहा है कि आ जाएगा आपके पास। अब क्या कह रहा है भाई कि हमने एरर किया है, क्या एरर किया, इनवैलिड फील्ड नेम। वो हमारे पास जितनी भी नेमिंग कन्वेंशन है, ये इसके अंदर नोन है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि आप जो है ना स्पेसेस नहीं दे सकते। नजर आ रहा है लिखा हुआ, क्या कह रहा है वो, A to Z तक नंबर दे सकते हैं आप, अंडर को स्कोर यूज कर सकते हैं, एंड शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, मस्ट पास द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जब आप वैसे भी देखेंगे, और जो इसने स्टेटमेंट इंग्लिश में जो लिखी है वही रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखी हुई है, इससे कहीं पे भी नहीं यहाँ पे स्पेसेस का जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पर जो मैंने स्पेस दे दी है ना पोस्ट टाइटल के अंदर, कहाँ पे, यहाँ पे, मैं इसकी जगह अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ। आप वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जो भी मुझे एरर दिखाया उसके लिखा हुआ है कि यू कैन यूज अंडरस्कोर।